इस वीडियो में हम एम्लोइडोसिस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बात अपन देख लेते हैं कि एम्लोइडोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जो अपन इस वीडियो में देखेंगे वो होती है उसकी स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक कि जो एम्लोइड है इसकी स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के बारे में जान लेंगे, क्योंकि इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही डिपेंडेंट है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन, जो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसको जानने के बाद अपन जानते हैं कि एम्लोइडोसिस होता क्या है। तो एम्लोइडोसिस खुद कोई डिजीज़ नहीं है, बट हाँ बहुत सारी डिजीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस है। बहुत सारी डिजीज़ में एम्लोइडोसिस देखने को मिलता है। कुछ नहीं है, केवल इतना सा है कि एम्लोइड एक प्रोटीन से सब्सटेंस होता है। इस एम्लोइड का डिपोजिशन कहाँ पे डिपोजिशन होना है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन वस्कुलर डिपोजिशन हो सकता है या पेरीवस्कुलर डिपोजिशन हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, तो एक पैथोलॉजिकल प्रोटीन है, इसका डिपोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत सारे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में हो सकता है और बहुत सारी क्लिनिकल सेटिंग्स यानी बहुत सारी कंडीशंस में ये हो सकता है। तो इट इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोटीन डिपॉजिटेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इन वाइडली वेराइटी ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स। अब क्या एम्लोइड डिपोजिशन खतरनाक चीज़ है? तो हाँ, वाकई ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अपन इससे पहले एक एट्रोफी नाम की वीडियो अपन डिस्कस कर चुके हैं। उस एट्रोफी पे हमने एक बात देखी थी, प्रेशर एट्रोफी, है ना। एग्जाम्पल हमने उसका लिया था, बेनाइन ट्यूमर लिया था या किडनी में लिया था हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो इन कंडीशन में क्या होता है, किसी चीज़ के प्रेशर के कारण सराउंडिंग चीज़ की एट्रोफी हो जाना। तो ठीक उसी तरह से जब एम्लोइड प्रोटीन कहीं पे डिपॉजिट होता है तो उसके प्रोटीन उसके सराउंडिंग टिश्यू पर एक प्रेशर लगाता है और उन टिश्यू की प्रेशर एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अब अपन में स्टेनिंग के बारे में जानेंगे तो अपन मतलब कि एम्लोइड डिपोजिशन होता है ये एक मिस्टीरियस प्रोसेस है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे नहीं जान सकते, पर इसका क्लिनिकल रिकग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रेशर एट्रोफी कर देता है। तो क्लिनिकल इसका रिकग्नाइजेशन केवल और केवल डिफरेंट तरह के डिस्टिंक्टिव सब्सटेंस मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ही कर सकते हैं अपन बायोप्सी करके। ठीक है, बायोप्सी करके उसकी अलग अलग तरह से स्टेनिंग करके ही अपन एम्लोइडोसिस का पता लगा सकते हैं। अगर अपन स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये ग्रॉस स्टेनिंग है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट यानी वर्चो के टाइम की ये स्टेनिंग है। इसमें क्या होता था कि अगर अपन ल्यूगोल्स आयोडीन लगाते हैं कट सरफेस पर तो एक डीप ब्राउन कलर का स्टेन अपन को देखने को मिलता है। जहाँ पे एमाइलोइडोसिस हुआ है वहाँ पे उस एरिया में डीप ब्राउन स्टेन आपको देखने को मिलेगा। और जब उसको डाइल्यूट H2SO4 उसमें डालते हैं डीप ब्राउन स्टेन में तो वो ब्लू कलर आ जाता है। अब देखो ये ब्लू कलर आ गया और अपन जानते हैं जब आयोडीन स्टार्च के साथ आयोडीन को मिलाते हैं तो एक पर्पलिश कलर आता है। ठीक है, इसी के कारण इसका नाम पड़ा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत पुराना मेथड है। तो जब उस समय ये किया गया था इसीलिए इस प्रोटीन का नाम अमाइलॉइड पड़ा। ठीक है, ये अमाइलॉइड नाम स्टार्च से रिलेटेड है ना, अमाइलोपेक्टिन अपन सब जान चुके हैं। तो ये इस कारण, क्योंकि ये ब्लू कलर आता है ल्यूगोल्स आयोडीन से फाइनली, उसके कारण इसका नाम अमाइलॉइड पड़ा था। अब अपन अगर माइक्रोस्कोपिकली बात करें, हिस्टोलॉजिकली बात करें, तो जो रेगुलर स्टेन होता है कौन सा, HNE स्टेन है ना, उस HNE स्टेन में अमाइलॉइड जो सब्सटेंस होता है, मतलब जहाँ पे भी वो अमाइलॉइड डिपॉजिट हुआ है वो चीज़ अमॉर्फस इयोसिनोफिलिक हाइलिन लाइक लगती है। ठीक है, इयोसिनोफिलिक याद रखना होता है, अमॉर्फस इयोसिनोफिलिक हाइलिन लाइक लगती है।
और ये वही बात लिखी हुई एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होता है जो धीमे धीमे एंक्रोच करता है और फिर प्रेशर एट्रोफी प्रोड्यूस करता है एडजेसेंट सेल के पास। ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं, मतलब हाइलिन लाइक सब्सटेंस तो बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कौन कौन से हो गए, कोलेजन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ये भी हाइलिन लाइक ही होते हैं। अब अपन को इनके साथ डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा अमाइलॉइड को, क्योंकि अमाइलॉइड डिपोजिशन अपने आप में मतलब थोड़ी टेंशन वाली बात है, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए, इनके डिफ्रेंशिएशन के लिए स्पेशल स्टेनिंग की जाती है अमाइलॉइड सब्सटेंस की। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो स्टेनिंग है वो है कॉन्गो रेड स्टेन। कॉन्गो रेड स्टेन में जब अपन कॉन्गो रेड स्टेन से अमाइलॉइड, मतलब जिस टिश्यू में एमलोइडोसिस हुआ है, उस टिश्यू में अगर अपन उस टिश्यू को ऑर्डिनरी लाइट के अंदर देखते हैं, ये जो कॉन्गो रेड स्टेन है आप अच्छे से देखिए, अच्छे से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इकलौता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब अपन उसको ऑर्डिनरी लाइट के अंदर देखते हैं तो वो रेड या पिंक कलर का शो करता है। ठीक है, जबकि उसी चीज़ को अपन जब पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो एप्पल ग्रीन बाय रेफ्रिग्रेंस देता है। ठीक है, अब ये एप्पल ग्रीन बाय रेफ्रिग्रेंस क्यों देता है, इसकी अपन को एमलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से पता चलेगा कि एमलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मैंने जैसे बोला था अपन इसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो अब आ गई अपन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली ये है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अपन को पता पड़ता है कि ये लार्ज कॉन्टिन्यूस नॉन ब्रांचिंग फाइब्रिल्स होते हैं। एक सेकेंड, ये देखो कहाँ गया पेन, ये रहा। ये लार्ज है, नॉन ब्रांचिंग, कहीं पे भी ब्रांच नहीं हो रहा, और कॉन्टिन्यूस है फाइब्रिल्स। ठीक है, और इनका डायमीटर कितना होता है, 7.5 से 10 नैनोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है। और वहीं अपन जब इनको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखते हैं तो अपन को पता पड़ता है कि क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट्स इसमें होती है, इसके स्ट्रक्चर में क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट्स होती है। और यही क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट्स इस डिस्टिंक्टिव कॉन्गो रेड स्टेनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यही क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट इस डिस्टिंक्टिव कॉन्गो रेड स्टेनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसमें कितने फाइब्रिल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें अपन को दिख रहे हैं एक ये फाइब्रिल है, एक ये 4 फाइब्रिल। एक प्रोटीन में लगभग 4 से 6 फाइब्रिल मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 4 है, 4 से 6 आपको देखने को मिल सकते हैं। और इनके बीच में ये एमलॉइड, मतलब ये कॉन्गो रेड स्टेन, ये रहा, ये जो है ये कॉन्गो रेड स्टेन एक स्पेसिफिक, मतलब कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट यूनिफॉर्म डिस्टेंस के बाद ये कॉन्गो रेड स्टेन इनके बीच में आ जाता है। ठीक है, इस अटैचमेंट के कारण आपको ये ऑर्डिनरी लाइट में तो रेड और पिंक देखने को मिलता है, जबकि पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में एप्पल ग्रीन बाय रेफ्रिग्रेंस देखने को मिलती है। गूगल पे और बुक में बहुत अच्छी इन दोनों की, मतलब हिस्टोलॉजिकल स्लाइड भी दे रखी है और एप्पल ग्रीन बाय रेफ्रिग्रेंस की भी फ़ोटो दे रखी है, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी स्पेशल स्टेनिंग कौन सी होती है, तो दूसरी होती है मिथाइल क्रिसाइल वॉयलेट। ये एक मेटाक्रोमेटिक स्टेन है जिसमें पिंक स्टेनिंग होती है। तीसरी है थायोफ्लेविन TNS। ये क्या होता है, ये फ्लोरोसेंस, इसमें जो भी वो अमाइलॉइड सब्सटेंस है, या मान लीजिए ये टिश्यू है, इसमें यहाँ पे अमाइलॉइडोसिस हो रखा है, तो ये चीज़ें जहाँ पे अमाइलॉइडोसिस हो रखा है वो फ्लोरोसेंस शो करने लग जाएगी, वो फ्लोरोसेंस शो करने लग जाएगी। ठीक है, एशियन ब्लू क्यों है, मतलब वो ब्लू स्टेन देती है, क्यों देती है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन इसके बाद इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तब अपन को पता पड़ेगा। और एक होती है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ये स्टेनिंग को अपन पास स्टेनिंग भी बोलते हैं, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग, ये भी पिंक स्टेन देती है। सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्गो रेड और एक सेकेंड थायोफ्लेविन TS और एशियन ब्लू, ये 3 स्टेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्गो रेड के बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन किसी को देखें तो वो होती है इसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो
कॉन्गो रेड क्या कर रहा था, कॉन्गो रेड बता रहा था, मान लीजिए एक इशू है, तो इसके बाद आइए अपन ने इसमें करी कॉन्गो रेड। तो कॉन्गो रेड से तो अपन को बेसिकली ये पता पड़ गया कि हाँ इस टिश्यू में कहीं ना कहीं पे एमाइलोइडोसिस हो रखा है, ठीक है। जबकि अपन जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो ये बताता है कि जो अमाइलोइडोसिस हो रखा है, एमलोइडोसिस, ये बेसिकली कौन से टाइप का है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोर देन 20 टाइप्स होते हैं, बट सबसे कॉमन ये तीन ही होते हैं, AL, AA, TTR टाइप, ठीक है। तो अपन जानते हैं कैसे होते हैं। तो अगर अपन बात करें तो एमलोइड जो प्रोटीन है, एक और बेसिक बात, क्योंकि अब अपन इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बेसिक बात कि एमलोइड अपने आप में कोई एक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, अपने आप में कोई एक कंपाउंड नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। कुछ एक जैसे प्रोटीन, इनकी कैटेगरी को बोलते हैं एमलोइड, ठीक है। कुछ एक जैसे प्रोटीन्स होते हैं, उनकी कैटेगरी को बोलते हैं एमलोइड। तो जब भी मतलब एमलोइडोसिस होएगा तो सब में एक अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है, हालांकि सब में अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है, पर फिर भी सब कॉन्गो रेड स्टेन देते हैं, सब थायोफ्लेविन TS देते हैं, सब मिथाइल क्रिसाइल वायलेट स्टेनिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री अलग अलग तरह से देते हैं। अगर बात करें कि क्या उसका कंपोजिशन होता है एमलोइड का, तो उसमें 95% तो सब में कॉमन होता है, फाइब्रिल प्रोटीन, और जो रिमेनिंग 5% है वो सब में अलग चीज़ होती है, उसको बोलते हैं अपन P कंपोनेंट। अब इस P कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, या तो कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, या कोई ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन हो गया, और साथ में कुछ अमाउंट सीरम अमाइलॉइड P का भी होता है। ये सीरम अमाइलॉइड P की क्या ज़रूरत है, तो ये सीरम अमाइलॉइड P की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि सीरम अमाइलॉइड P जो है वो स्टेबलाइज कर देता है इस फाइब्रिल प्रोटीन को, और इसकी क्लियरेंस को रोक देता है। तो जब ये सीरम अमाइलॉइड P प्रेजेंट होता है, तो जो अमाइलॉइडोसिस हो रहा है अपने, ये स्टेबल है, मतलब इसको अपनी बॉडी क्लियर नहीं कर पाती है। ये जहाँ पे भी हो रहा है, जिस भी टिश्यू में हो रहा है, वहाँ पे ये सीरम अमाइलॉइड P उसको स्टेबलाइज कर देता है। अब जो ये 5% कंपोनेंट है, भले वो ग्लाइकोप्रोटीन का हो या गाग का हो, उस बेसिस पे मोर देन 20 एमलोइड्स आज की तारीख में आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जिसमें सबसे कॉमन है, तो अगर उनकी बात करें तो AL प्रोटीन, ठीक है, AA प्रोटीन्स, और A बीटा प्रोटीन जैसा भी कुछ होता है, और कुछ कम कॉमन है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है TTR टाइप, ठीक है। तो अपन इन तीनों की बात कर लेते हैं। AL प्रोटीन क्या होता है, तो AL प्रोटीन कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। AL प्रोटीन का मतलब होता है अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन जो है 5% होती है ना, ये इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन्स होती है। अपन जानते हैं इम्यूनोग्लोबिन में 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है। या तो कंप्लीट इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन होगी, या उसका अमीनो टर्मिनल फ्रेगमेंट होगा लाइट चेन का। अब लाइट चेन अपन ने देखा था कौन कौन सी होती है, तो लाइट चेन 2 होती है, या तो कापा हो सकती है लाइट चेन, या लेमडा हो सकती है। तो लेमडा वाली लाइट चेन ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एमलोइड प्रोटीन में लेमडा लाइट चेन मिलना ज़्यादा कॉमन होती है। किस कंडीशन में सिक्रीट होएगी, तो जब भी लाइट चेन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, मोनोक्लोनल पॉपुलेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, यानी प्लाज्मा सेल का ट्यूमर। प्लाज्मा सेल के ट्यूमर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेमडा चेन लाइट चेन्स प्रोड्यूस हो रही है, और वो जाके एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाती है एमलोइड प्रोटीन के साथ, मतलब एमलोइड प्रोटीन फॉर्म करके, ठीक है। तो ये तो था पहला AL प्रोटीन टाइप। दूसरा प्रोटीन टाइप कौन सा है, AA प्रोटीन टाइप। ये होता है एमलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। AL तो इम्यूनोग्लोबिन थी, ये नॉन इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होता है। कहाँ से डिराइव्ड होता है, तो सीरम में SAA प्रोटीन होता है, जो लीवर के साथ, मतलब लीवर जिसको सिक्रेट करता है, एक एक्यूट फेज प्रोटीन होता है। SAA प्रोटीन है ना जो, ये एक एक्यूट फेज प्रोटीन है। अपन जानते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन कब आते हैं, इन्फ्लेमेशन के टाइम। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एक्यूट फेज प्रोटीन
बॉडी में रिलीज होते हैं। तो ये SAA भी एक एक्यूट फेज प्रोटीन है। ये एक्यूट फेज प्रोटीन, इसके डिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो AA प्रोटीन होता है, ठीक है, अमाइलॉइड एसोसिएटेड। ये SAA का फुल फॉर्म होता है सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड। तो इसके डिग्रेडेशन से AA प्रोटीन बनता है। ये जाके किसी टिश्यू या ऑर्गन में जब डिपॉजिट होता है तो वो वहाँ पे अमाइलोइडोसिस करता है, एमलोइडोसिस, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना प्लीज़। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के टाइम होता है ये, मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होता है ये वाली देखने को। और जो तीसरा होता है ये था अपना TTR, ठीक है। तो TTR क्या होता है? ट्रांसथायरेटिन, नाम से ही पता पड़ रहा है, थायरोक्सिन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, रेटिनोइक एसिड का ट्रांसपोर्ट करवाता है ये सब्सटेंस। तो अगर ये नॉर्मल कंपोजिशन में तो क्या कर रहा है? थायराइड और रेटिनोइक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है नॉर्मल सीरम में। नॉर्मल सीरम प्रोटीन है क्योंकि नॉर्मली ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। पर अब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, इसका कोई म्यूटेंट फॉर्म हो जाता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है और जो म्यूटेंट फॉर्म है उसका डिपोजिशन, एक कंडीशन होती है फैमिलियल अमाइलॉइड पॉलीन्यूरोपैथीज, ठीक है। इसमें ट्रांसथायरेटिन का म्यूटेशन हो गया, ठीक है, और अब वो ट्रांसथायरेटिन जाके डिपॉजिट हो रहा है किसी टिश्यू में। अब न्यूरोपैथीज है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नर्व्स रिलेटेड किसी टिश्यू में होता होगा। इसके बारे में अपन आगे पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एज के साथ साथ क्या होता है, जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल फॉर्म होता है ट्रांसथायरेटिन का, वो खुद भी जाके डिपॉजिट होता है किसमें? कार्डियक मसल्स में, हार्ट में जाके वो डिपॉजिट होता है। तो वो करता है अपन की बॉडी में एक कंडीशन जिसको बोलते हैं सेनाइल कार्डियक एम्लोइडोसिस। सेनाइल मतलब एज रिलेटेड, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, और एम्लोइडोसिस करता है। तो ये तो था स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपन ने एम्लोइडोसिस के बारे में पढ़ा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एम्लोइडोसिस, भले वो RUHS यूनिवर्सिटी हो, तो RUHS यूनिवर्सिटी में स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और एक और इसके ऊपर वीडियो बनेगी, वो वीडियो मतलब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताएगी। क्लासिफिकेशन में भी मेजर जो क्वेश्चन आता है वो आपके आता है प्राइमरी और सेकेंडरी एम्लोइडोसिस के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ दिस वाज, मतलब पहले तो थैंक यू लिख देते हैं अपन, फिर एक अच्छा सा स्माइली बना देते हैं। ओ अब नाक, चलो अच्छा बन गया, मतलब रोजाना से भी। तो ठीक है, दिस वाज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।